हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन सेकंड। मैं राजकुल मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं, स्टेट स्पीड टेस्ट का जो है यूपी कांस्टेबल का स्पीड टेस्ट है। ये स्टेट लेवल का है और इसका आज हम 29 नंबर पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी के सामने। यूपी कांस्टेबल स्पीड टेस्ट डिस्कशन है 29 नंबर। क्या है आज मित्रों? आज हमारा जो है 29 नंबर है। सो सारे बच्चे बिल्कुल रेडी हैं। आज आइए हम चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने आ चुका है। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि विच इंडियन स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 जून 2014। जून 2014 में किस भारतीय राज्य की स्थापना हुई है? तो आइए हम समझें क्या इसका सही आंसर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जून 2014 में किस भारतीय राज्य की स्थापना हुई है। तो अगर हम बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा आंध्र प्रदेश। आपने नाम सुना होगा आंध्र प्रदेश। चूंकि आंध्र प्रदेश की अगर हम कहें स्थापना, आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को भाषाई आधार पर सबसे पहली बार की गई थी। अब आंध्र प्रदेश से काट के ही एक राज्य बनाया गया जिसका नाम है तेलंगाना। क्या नाम है? तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई है। अब तेलंगाना अलग है और आंध्र प्रदेश अलग है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें आपका? तेलंगाना। तेलंगाना जो है इसका करेक्ट आंसर है मित्रों। क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका? तेलंगाना। और कब इसकी स्थापना हुई है? 2 जून 2014। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 जून 2014। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या है? तेलंगाना है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ द रेन वाटर एक्वायर अ स्फेरिकल शेप। देखिए क्या होता है जब आकाश से गिरती हुई जल, जैसे हम ये मान लेते हैं ये बादल है, ये क्लाउड है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये क्लाउड है। और जब बारिश की बूंदें नीचे जमीन पे गिरती हैं तो आप देखते हैं कि वो एक गोल सा शेप ले लेती हैं। माने एक स्फेरिकल शेप बनता है। स्फेरिकल शेप बनता है किसका? वाटर ड्रॉप्स का। वाटर ड्रॉप का एक स्फेरिकल शेप बनता है। अब अगर वाटर ड्रॉप का एक स्फेरिकल शेप बनता है तो वह किस तरह की आकृति दिखाती है? उसके लिए जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन का। किसका हो जाता है? सरफेस टेंशन का। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों वो क्या हो जाएगा? ड्यू टू द सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है, एंटासिड गोलियों में शामिल होती हैं। एंटासिड टैबलेट्स कंटेन hydroxyl and the sodium magnesium aluminum, hydroxyl of the magnesium aluminum, hydroxide of the sodium and aluminum, hydroxide of the magnesium and the sodium। So, क्या करेक्ट आंसर है? आइए समझे। एंटीसिडिड गोलियों के लिए जब भी बात करते हैं तो हाइड्रोक्साइड होते हैं किसके? मैग्नीशियम के और एल्युमिनियम के। अगर हम मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड की बात करें तो MgOH का होल ट्वाइस हो जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं एस का तो AH होल थ्राइस हो जाता है। माने यहाँ मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन रहा है और यहाँ एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। किसके लिए? एंटीसिड गोलियों के लिए, एंटीसिड टैबलेट्स के लिए। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। आइए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द मिसमैच मैचेस। बेमेल मैच खोजें। ऐसा कौन सा है जो सही से मिलान नहीं है? उस पर आपको चर्चा करना है। कौन सा सही मिलान नहीं है? सोमदेव वर्मन है बैडमिंटन से, है गगन नारंग है शूटिंग से, अर्जुन अतवल है गोल्फ से, अनीता सूद है स्विमिंग से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सोमदेव बैडमिंटन से। सोमदेव वर्मन बैडमिंटन से नहीं है। और बाकी जितने दिए हैं वो सभी सही हैं। फर्स्ट वाला क्या है? वो गलत है। आप सभी जब इस वीडियो को देखें तो कमेंट में बताएं कि सोमदेव वर्मन किस खेल से जुड़े हुए हैं। ओके, हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस शहर में है? आइए अगर हम बताएं आपसे चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। चंबल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो हिस्सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो हिस्सा है, सेंचुरी का जो हिस्सा है मित्रों वो कहाँ पड़ता है? वो हमारा पड़ता है इटावा, इटावा एंड आगरा में। कहाँ कहाँ पड़ता है? इटावा और आगरा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा।
तो अगर इसमें हम चलते हैं तो आगरा आपको जो है बिल्कुल सही मिलेगा। कहाँ क्या मिलेगा सही? आगरा। जो भी विद्यार्थी हमारे आगरा के साथ जा रहे हैं, आगरा जिन्होंने टिक किया था, उन सभी मित्रों का बिल्कुल क्या है? आगरा बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द अमरावती स्तूप लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में अमरावती स्तूप स्थित है? आइए समझें। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सो बिल्कुल अमरावती जब भी बात करें तो छत्तीसगढ़, सॉरी माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना होना चाहिए। अ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो तेलंगाना का निर्माण हुआ है, तो वहां पे देखते हैं उस जगहों पर अमरावती का क्षेत्र आता है। अच्छा, आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है अमरावती। तो अभी अगर कहें तो इसकी राजधानी है। तेलंगाना में जो राजधानी को हिस्से में देखा जा रहा है वो हैदराबाद वाले रीजन को रख रहे हैं, जहाँ चार मीनार का क्षेत्र है। तो ये सारे क्षेत्र वहीं पड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, स्वेज कैनाल की फर्स्ट ओपन ऑफ द ईयर। आइए सबसे पहले समझे स्वेज कैनाल स्टार्ट कब हुआ था। अगर मित्रों हम बात करते हैं स्वेज नहर की, तो स्वेज नहर को बनाया गया था 1865 में, और पहली बार उसे प्रारंभ कब किया गया था चलने के लिए, ओपन कब किया गया था? ओपन किया गया था 1869 में। सो 1869 जो है वो क्या है? जब गांधी जी का जन्म है, वही इसका स्वेज का उत्पत्ति का समय है, आपको ऐसे याद रखना है। सो फर्स्ट वाला जो है क्या है? वो बिल्कुल सही है। अगली बात करते हैं, द गार्ड कमांडर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट, केयर, द रिप्लेसमेंट ऑफ अ sentries ड्यूरिंग द हाउ मेनी आवर ऑफ द ड्यूटी? गार्ड कमांडर कितने घंटे की ड्यूटी के दौरान संतरी की नियुक्ति, देखभाल के बदलाव के लिए जिम्मेदार होगा? आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 या 8 घंटे। सो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 8, 6 घंटे का। क्या हो जाएगा? 6। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द मेन कंपोनेंट ऑफ द काउ डंग गैस इज? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? आइए मित्रों समझे। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? कभी भी अगर डंग डंग का मतलब ही होता है डंग गैस, माने गोबर गैस। सो गोबर गैस के लिए कभी भी आ जाए तो आप हमेशा CH4 को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? CH4। CH4 को ही हम कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं बच्चे? मीथेन कहते हैं। सो मीथेन इज द करेक्ट आंसर। अगली बात करते हैं, सरकारी आयोग वाज ऑफ अपॉइंटमेंट बाय रिव्यू ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ। सरकारी आयोग के प्रश्नों की समीक्षा के लिए नियुक्ति की गई है। अगर हम बात करते हैं सरकारी आयोग किसके लिए आया है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा केंद्र एवं राज्य के संबंधों के लिए। केंद्र एवं राज्य के संबंधों के लिए सरकारिया आयोग आया था। सरकारिया आयोग आया था। तो सरकारी आयोग किसके लिए आया है? केंद्र राज्य के संबंध में, रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, सी क्या है इसके लिए? करेक्ट है। अगला है, द सदर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द एंशिएंट लैंड? उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? आइए समझें। सबसे पहले देखिए, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो आप देख रहे थे पृथ्वी के दो हिस्से बड़े बड़े उस समय डिवाइड हुए थे। सबसे पहले तो पेंजिया था, पेंजिया के बाद में जब ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ तो आपने देखा कि ये दो बड़े बड़े हिस्सों में डिवाइड हो गया था, और चारों तरफ अलग अलग वाटर बॉडी के कंटेंट जो है वो व्याप्त थे बच्चे। चारों तरफ अलग अलग वाटर बॉडी के कंटेंट जो थे वो क्या थे? वो व्याप्त थे। तो जैसा कि नीचे वाला जो हिस्सा था इसका नाम था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड एक हिस्सा इसका है। ऊपर के हिस्से की अगर हम बात करें, एक होता गोंडवाना लैंड और दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो उसे बोला जाता था लॉरेशिया। क्या कहते थे? लॉरेशिया। सो एक को लॉरेशिया कहते हैं, एक को गोंडवाना लैंड। सो अब चूंकि यही हिस्सा बाद में जाकर भारत का निर्माण भी किया था, और भारत जो हमारा देश भारत है आज, उसमें एक बड़ी भूमि का क्षेत्र क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र बना था वो किससे बना था? गोंडवाना लैंड से बना था। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। सो गोंडवाना लैंड इज द करेक्ट दक्षिणी भाग ऑफ द उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है द नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द डिटेंशन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980?
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? अधिकतम अवधि कहें तो 12 मंथ होती है बेटा। कितना होती है? मैक्सिमम 12 मंथ। याद रखिएगा। एनएससी के अकॉर्डिंग बात करें, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 12 मंथ होती है, माने 12 महीने की होती है बच्चे। कितनी होती है? 12 मंथ या 12 महीने की होती है। अगली बात करें, नेक्स्ट क्या है? व्हेन कैन द सिटीजन नॉट बी द रिवोक? नागरिकता कब समाप्त नहीं की जा सकती है? व्हेन देयर इज इमरजेंसी, व्हेन देयर इज अ वॉर, व्हेन देयर इज अ इलेक्शन, व्हेन द एबॉलिश रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस। अच्छा, कब समाप्त नहीं की जा सकती है? चूंकि यहाँ बात की जा रही है कब समाप्त नहीं की जा सकती है, जब वॉर चल रहा हो। याद रखेंगे, वॉर, जब वॉर चल रहा हो तो ऐसे में कभी नागरिकता समाप्त नहीं की जाती है। सिंपल सी बात। नेक्स्ट है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? सिंपल सी बात है, बीएचयू की 1916 में, और पटना की बात करें तो 1917 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1917 करेक्ट आंसर है बेटा। 17 जो है करेक्ट आंसर है। पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो कब बना है ये? 1917 में। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? देखिए, संसद की अगर सबसे बड़ी समिति की हम बात करें तो हिंदी में कहते हैं प्राक्कलन समिति। क्या कहते हैं? प्राक्कलन समिति। सबसे अधिक सदस्य जो है इसी में होते हैं, तो प्राक्कलन को कहा जाता है अंग्रेजी में एस्टीमेट, एस्टीमेट कमेटी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एस्टीमेट कमेटी। सो प्राक्कलन कमेटी या एस्टीमेट कमेटी होती है। इसमें लगभग 30 सदस्य होते हैं और ये सबसे बड़ी कमेटी मानी जाती है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंड्स द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ द मेंबर इन राज्यसभा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो दूसरे सबसे अधिक संख्या के सदस्य भेजता है, मतलब राज्यसभा में? अच्छा, आइए हम सबसे पहले समझें बच्चे। देखिए, अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा को आर्टिकल नंबर 80 में रखा जाता है। राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य हैं वो कितने हैं? अधिकतम अगर हम सदस्यों की बात करें तो अधिकतम जो सदस्य हैं वो हैं 250। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं बच्चे? वर्तमान में सदस्य हैं 245। उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य जाते हैं? 31। अब प्रश्न कहता है कि दूसरा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यसभा के सदस्यों को भेजता है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु है। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, लगभग 18 सीटों के साथ में। अगला देखें, सबसे बड़ा रेलवे का जोन कौन सा है? विच जोन इज द लार्जेस्ट ऑफ इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा जोन। देखिए, अगर कभी भी इंडियन रेलवे के सबसे बड़े जोन की बात करेंगे तो आप सीधे आंसर दे सकते हो एनआर, माने उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे जिसका सेंट्रल ऑफिस अगर कहें हम दिल्ली है, ठीक है, जोनल ऑफिस में लखनऊ है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नॉर्दर्न रेलवे है, एनआर। उरे, हिंदी में कहते हैं उरे। उरे माने उत्तर रेलवे। जैसे मध्य रेलवे मरे, पूर्व रेलवे पूरे, पश्चिम रेलवे परे, ऐसे शॉर्ट में आता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उरे माने उत्तर रेलवे इज करेक्ट आंसर। अगला है, हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा इन 1939? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है, स्थापना किसने की थी? देखिए, तत्वबोधिनी एक सभा था जो 1839 में स्थापित की गई थी। इसके स्थापक में 4 व्यक्तियों के नाम यहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, एक सही 3 गलत है। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, अमृताराम पांडुरंगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय की जब भी बात आती है तो 2-3 बातें आप इनके बारे में याद रखें, भूलेंगे नहीं। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, इन्हें पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात अगर हम कहते हैं, दूसरी बात अगर हम करें बच्चों, तो दूसरी बात हमें क्या दिखती है? हमें ये दिखती है, इनके द्वारा ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी। इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसके बाद इनके द्वारा तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की गई थी।
इन्हीं के समय में सबसे प्रमुख कार्य जो हुआ था, जिसकी हम बात करते हैं, सती प्रथा जैसी विषमताओं को खत्म किया गया था। ये तो ये सब कुछ प्रमुख बातें थी। तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। जो भी विद्यार्थी हमारे राजा राम मोहन राय के साथ में जा रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अगला है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अजीवक सेक्ट। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, आइए समझें। देखिए, अजीवक संप्रदाय की बात करें तो जब भी आप लोग पढ़ते हैं मौर्य डायनेस्टी, क्या पढ़ते हैं आप सभी, मौर्य डायनेस्टी या मौर्य साम्राज्य। जब मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं तो आपको मुख्यतः तीन प्रमुख व्यक्ति मिलते हैं। सबसे पहले एक मिलते हैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य। एक कौन मिलते हैं आपको, चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं बच्चे, एक ये हैं। दूसरे मिलते हैं आपको बिंदुसार, बिंदुसार, और तीसरे मिलते हैं अशोक। तो अगर हम कहें, बिंदुसार के दरबार में एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था गोशाय। क्या नाम था, गोशाल, या पूरा नाम कह दे, मोखिल पुत्र गोशाल, मोखिल पुत्र गोशाल। सो मोखिल पुत्र गोशाल के समय में ही ये, अच्छा ये जो थे, ये इनके एक टीचर भी थे, किसके, अशोक के गुरु भी थे। सो मोखिल पुत्र गोशाल जो है, जिन्होंने आजीवक कम्युनिटी या आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोखिल पुत्र गोशाल इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, क्या आंसर है, गोशाल, आजीवक संप्रदाय, मोखिल पुत्र गोशाल करेक्ट है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है, द न्यूली हैच द टैडपोल ऑफ द ब्रेथ थ्रू इट। नया निकला हुआ टैडपोल अपने के माध्यम से, देखो अपने गलफड़ू, अपने बाहरी गलफड़ू के माध्यम से सांस लेता है। जब भी टैडपोल की बात आती है तो वहां पे आप उसको उसके बाहरी जो है गलफड़ों की चर्चा करेंगे। बाहरी गलफड़ों से ही वो क्या करेगा, वो सांस लेगा। सो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सटर्नल गिल्स हो जाएगा। याद रखें, कभी भी टैडपोल की अगर बात आए, सो टैडपोल के सांस लेने की अगर हम बात कहेंगे तो क्या कहेंगे, एक्सटर्नल गिल्स। एक्सटर्नल गिल्स के साथ में ही ये क्या करता है, सांस लेता है। सो करेक्ट आंसर इसका बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सिचुएटेड बिटवीन द फॉलोइंग ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखिए, कई बार यह प्रश्न आ चुका है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जैसे मान लीजिए ये है उत्तर प्रदेश, इस तरह से उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश है बच्चों, अगर हम अक्षांश के बारे में कहें तो अक्षांश इनका लगभग कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर लगभग 31 डिग्री 28 मिनट है। और अगर यही देशांतर की हम बात करते हैं बच्चे, तो देशांतर जो है लगभग 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट से लेकर आपको मिलेगा लगभग 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट। सो कुछ इस तरह से चीजें जो हैं आपको मिलती हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला जो है आपके लिए क्या है, वो करेक्ट है। ए वाला जो आंसर है वो क्या है आपके लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश का अक्षांश और देशांतर लगभग जो है यही है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बातें अच्छे से स्पष्टता क्लियर हैं, यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं। आइए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में मानसूनी वर्षा सबसे पहली कब होती है। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश में मानसूनी वर्षा, उत्तर प्रदेश में जो मानसून आने की तिथि है वो लगभग 21 जून है। कितनी है, 21 जून है। तो इस आधार पे आप कह सकते हो कि लास्ट वीक ऑफ जून, जून का सबसे अंतिम महीना होगा जो ये चलेगा, लास्ट वीक ऑफ जून, जून के सबसे अंतिम महीने में इसकी जो है चर्चा होगी बच्चे। क्या होगी, जून के सबसे अंतिम महीने में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द लास्ट वीक ऑफ द जून। लास्ट वीक ऑफ द जून इज द करेक्ट आंसर।
यस, आप देख पा रहे हैं क्योंकि 21 जून को नक्षत्र लग जाता है, इसलिए माना जाता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन भी होता है, जबकि 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। वहीं 21 मार्च और 30 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं, लगभग आपस में बराबर ही होते हैं प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है गुप्तों का प्रतीक चिन्ह क्या था? देखो, अगर हम बात करते हैं गुप्त की, बेटा गुप्ता जो है, गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता एम्पायर की अगर बात करें तो सबसे पहले इनके बारे में जानें। क्या इन्हें इतिहास में स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। इतिहास में स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। क्या कहते हैं? इतिहास का इन्हें स्वर्ण काल कहा जाता है, माने गोल्डन एरा कहा जाता है। अच्छा, गोल्डन एरा इन्हें किसका कहा जाता है? स्थापत्य, संस्कृति और शैलियों का। ये ऐसे, और इनके ये समय का प्रतीक जो चिन्ह था वो था गरुड़, और गरुड़ को ही कहा जाता था फोएनिक्स। तो गरुड़ा, गरुड़ा जो है ये इनका जो है क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो मित्रों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गरुड़ा। गरुड़ा जो है आपको इसका जो करेक्ट उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा? गरुड़ा मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। सो आइए देखें, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? गरुड़ा है। इसका गरुड़ा जो है वो क्या है बच्चे? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां तक की बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? आइए देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? इसमें तो बताना ही नहीं, मैं समझता हूँ लगभग सभी हमारे विद्यार्थी जान रहे होंगे कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। बेटा देखो, अगर हम 2011 की जनसंख्या की बात करें तो हम क्या देखते हैं? 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,661,211 लगभग इतनी थी। कुछ मान के चलो, आप इसको 20 करोड़ कह सकते हो, 20 करोड़। लेकिन अगर आज 2024 के हिसाब से कहें तो लगभग 24 करोड़ के आसपास की जनसंख्या हो गई है, के आसपास। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग एक जनसंख्या का दिवस भी मनाते हैं बच्चों, प्रति वर्ष, जो मनाया जाता है 11 जुलाई को। वैसे जनसंख्या को भारतीय संविधान में भी आर्टिकल नंबर 246 में जगह दी गई है। कहाँ जगह दी गई है? 246 में। और उत्तर प्रदेश के स्थान की बात करें हम लोग यूपी, सो यूपी का क्या है? पहला स्थान है बच्चे। यूपी की अगर हम बात करेंगे तो यूपी का कौन सा स्थान हमको मिलेगा? यूपी का सबसे पहला स्थान हमको मिलेगा। सो क्या आपको मिल रहा है? यूपी का फर्स्ट प्लेस है यूपी का। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें जो है अच्छे से समझ में आ गई हैं, इसमें क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है तहसील गार्ड की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले समझिए तहसील गार्ड होते क्या है। दरअसल तहसील जो है एक राजस्व का विषय माना जाता है, ठीक है, और राजस्व का विषय ये कहते हैं कि प्रदेश सरकार या सरकार का एक अंग है, और उसकी सुरक्षा करना भी राज्य का दायित्व होता है। तो राज्य के पास में अपनी पुलिस प्रशासन व्यवस्था है, और राज्य अपनी उस पुलिस प्रशासन व्यवस्था से अपने तहसीलों की रक्षा करती है। अच्छा, तहसीलों की रक्षा के लिए ज्यादातर क्या होता है? जो हमारे होम गार्ड होते हैं, जिसे हम कहते हैं यूपीएचजी। क्या होते हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस को सपोर्ट करने के लिए बहुत ढेर सारे होम गार्ड की नियुक्ति होती है। इन्हें अर्धसैनिक बल के रूप में भी माना जाता है। इन्हें पैरा फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स, पैरा फोर्स के तौर पे भी माना जाता है। तो ये कहलाते हैं। अब होता क्या है, इनकी सुरक्षा के लिए दिए गए गार्डों में एक हेड कांस्टेबल होता है, 2 कांस्टेबल। जैसे जैसे आप तहसील स्तर पे जाते हैं तो तहसील स्तर पे क्या होता है? तहसील स्तर पे सबसे बड़ा अधिकारी होता है एसडीएम।
इसके बाद तहसीलदार, इसके बाद में नायब तहसीलदार, और नायब के बाद आपके कानूनगो होते हैं, कानूनगो के बाद में आपके लेखपाल होते हैं। तो यहाँ 1, 2 और 3 लेवल तक की सुरक्षा चाहिए, जिसमें एसडीएम की सुरक्षा में 2 लोग, इन लोगों की सुरक्षा में 1-1 गार्ड होते हैं। टोटल यहाँ पे एक आपको हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल, लगभग 3 से काम चला जाता है। जब कभी ड्यूटी पर लोग जाते हैं तो ऐसे में क्या हो जाता है, इसकी संख्या को 1 यहाँ, 1 यहाँ या 1 यहाँ, ऐसे में तो 3 सुरक्षा कर देंगे तो 3 कर देंगे यहाँ। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी वाला। सो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है मित्रों यहाँ तक बातें आप समझ पा रहे हैं। आइए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म रेवेन इन उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस नदी को उत्तर प्रदेश में बीहड़ बनाती है, या बीहड़ के नाम से भी जानते हैं, बीहड़ बनाती है। आइए समझें। अगर हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की, इस तरह से आप देखते हैं, ये ऐसे उत्तर प्रदेश ऐसे है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नदी है इस तरह से जो बह रही है, और एक नदी का हिस्सा और भी आकर बहता है जो कि इटावा में यमुना नदी से आके मिलती है। तो यमुना नदी से जो नदी आके मिलती है उसका नाम है चंबल। अच्छा, चंबल निकलती कहाँ से है, चंबल निकलती है राजस्थान से, और ये नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश में आकर यमुना से मिलती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चंबल है। ऐसा माना जाता है चंबल में पहले चंबल नदियों के किनारे इर्द गिर्द बहुत ढेर सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ बहुत ढेर सारे डकैत या डाकू भी लोग रहते थे। तो बीहड़ में ऐसे क्षेत्रों में लोग दिखते हैं। ठीक है, सो चंबल जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आप समझ पा रहे हैं क्या करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, चंबल। संबल क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अब मित्रों हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। द फर्स्ट ट्रेड यूनियन वॉज फाउंडेड बाय। पहले ट्रेड यूनियन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है एनएम जोशी, बीपी वाडिया, वीवी गिरी, ऐसे डंग। सो पहले ट्रेड यूनियन की स्थापना करने वाले व्यक्ति बीपी वाडिया साहब हैं। अच्छा, ट्रेड यूनियन क्या होता है, ट्रेड यूनियन का मतलब होता है सारे मजदूरों को इकट्ठा करके उनको एक संघ में जोड़ना, सारे मजदूरों को इकट्ठा करके उनको एक साथ में लेके चलना, और उसको साथ में लेके जो चलने वाले लोग होते हैं, ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं ट्रेड यूनियन। अच्छा, ट्रेड यूनियन की कंडीशन ये होती है जिसमें क्या किया जाता है, सभी मजदूरों के प्रति कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन वफादार रहती है। कभी भी उनके हक, उनके अधिकारों को मारा नहीं जाता है। उनके हक या उनके अधिकारों के प्रति लोगों के लिए वो लोग अपना एक नेता चुनते हैं। जो नेता उनको चुनते हैं उनको ही हम कह जाते हैं बीपी। ठीक है, जैसे इस बार जो प्रमुख रहे हैं नेता के तौर पे, उन्हें किसको दिया गया है, बीपी वाडिया। तो बीपी वाडिया असल ट्रेड यूनियन के कौन है, एक सबसे पहले स्टार्ट करने वाले, स्थापना के व्यक्ति भी माने जाते हैं, बीपी वाडिया। ठीक है, सो मित्रों अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रिलेट। निजी प्रतिरक्षा, निजी प्रतिरक्षा किसके अधिकार से होती है। अगर बात करते निजी प्रतिरक्षा किसके अधिकार के लिए होता है, किसके अधिकार संबंधित है, आपके ऑप्शन है फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम प्रॉपर्टी, फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम प्रॉपर्टी, बोथ, या अगर बात करें नॉन ऑफ अबव। तो बच्चे बात समझिएगा, इसके लिए बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉम बोथ, बॉडी एंड प्रॉपर्टी बोथ। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉडी एंड प्रॉपर्टी बोथ, ये दोनों इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। सो क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप देख पा रहे हैं करेक्ट आंसर क्या है, सी वाला। सी जो है इसके लिए क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन 29 क्या कहता है, कौन सा देश बाल्टिक सागर को नहीं छूता है। देखो भाई, जब बाल्टिक सागर की बात करें, बाल्टिक सागर के पास टच होने वाले जो देश हैं उनमें आपको स्वीडन मिलेगा जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, फिनलैंड मिलेगा जिसकी राजधानी हेल्सिंकी है, इसके बाद इस्टोनिया और लग्जमबर्ग वगैरह मिलेगा। लेकिन यहाँ नॉर्वे इसको टच नहीं करता, नॉर्वे, ओस्लो इसकी कैपिटल है, नॉर्वे जो है इसको टच नहीं करता है मित्रों। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो। सो बाल्टिक सागर से कौन नहीं टच करता है, नॉर्वे।
नॉर्वे सबसे नॉर्थ में रखा हुआ एक छोटा सा देश माना जाता है जिसकी पोजीशन नॉर्थ में है और यहाँ पे बहुत ढेर सारे परमाणु परीक्षण जैसे अभ्यास भी किए जाते हैं, ठीक है, जो सफलता देने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अथॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेट करप्शन ऑफेंस, निम्नलिखित में से किसे भ्रष्टाचार के अपराधों की जांच करने का अधिकारी है? भाई देखिए, जब भी अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है माने अपराध करता है तो अपराध करने के लिए किसको कौन उसकी जांच करेगा? सबसे पहले याद रखें, भ्रष्टाचार को जांच करने के लिए कोई प्राधिकृत प्राधिकृत अधिकारी होना चाहिए। कैसा प्राधिकृत अधिकारी? अब प्राधिकृत अधिकारी वही होगा जो जीओ होगा, माने गजेटेड ऑफिसर होगा। क्या हो जाए? गजेटेड ऑफिसर। तो जो गजेटेड ऑफिसर होगा उसी के पास ये राइट्स होते हैं कि वो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की क्या करे? करप्शन की जांच करे। जब तक कोई गजेटेड ऑफिसर नहीं होगा तब तक वो भ्रष्टाचार की जांच करने के प्रति लायबल नहीं है। सो नॉन बोथ ये सब नहीं, क्या हो जाएगा? गजेटेड ऑफिसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गजेटेड ऑफिसर। सो मित्रों, करेक्ट क्या है? गजेटेड ऑफिसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं समझ पा रहा हूं कि इतना इतना जो है आप समझ पाए हैं, क्लियर है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा? अगर मौलिक अधिकारों की बात करें मित्रों, तो मौलिक अधिकारों को खत्म करने का जो राइट होता है वो किसके पास होता है? इमरजेंसी कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है उसको हटा सकता है। कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट। आइए समझें इसको। अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, फंडामेंटल राइट को पार्ट नंबर 3 में और आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में समझाया गया है या प्रावधानित किया गया है। अब मित्रों होता क्या है, 12 से 35 के बीच में जब इसको जगह दी गई है, इमरजेंसी कंडीशन में भी आर्टिकल नंबर 20 और 21 क्या करते हैं? ये इमरजेंसी में भी सरवाइव करते रहते हैं, मतलब इमरजेंसी लग जाने पे भी ये हमारे खत्म नहीं होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई विषम परिस्थिति पड़ जाए, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि नहीं हमें फंडामेंटल राइट को भी रिमूव करना है, हटाना है, तो किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में फंडामेंटल राइट प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है, माने सस्पेंड कर सकता है। तो सस्पेंड करने के जो एक्चुअल राइट होते हैं, सो वो अगर मैं कहूँ तो किसके पास आपको वो राइट मिलेंगे? वो राइट मिलेंगे प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट के पास में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? बचाव करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? हमारे फंडामेंटल राइट का बचाव करता है। तो ये चीजें जो है प्रमुख है। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या था आपका? प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट क्या है? इसका करेक्ट उत्तर है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी द फाइल्ड, जनहित वाद दायर किया जा सकता है एनी बाय एनी पर्सन whose fundamental right have been violated by any person or institution the government। तो मित्रों आइए सबसे पहले हम इसको समझें, क्या है ये जनहित याचिका की। अगर बात करें, आप लोगों ने नाम सुना होगा 1988 में सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ जज थे, उच्चतम न्यायालय के एक जज थे जिनका नाम था पी.एन. भगवती। पी.एन. भगवती। तो पी.एन. भगवती साहब जो थे न्यायमूर्ति थे और यही हमारे भारत में पी.आई.एल. जैसी व्यवस्था को लेकर आए। पी.आई.एल. व्यवस्था स्विट्जरलैंड देश की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कोई भी भारत देश का नागरिक, माने कोई भी नागरिक, कोई भी भारत देश का नागरिक या कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर चाहे, कोई भी नागरिक या कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर चाहे किसी प्रकार के अहित होने पर, मतलब इंटरेस्ट के लिए, कोई हित के लिए कोई लॉस हो रहा है, तो वहां पर पीआईएल वो दाखिल कर सकता है। पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। हाई कोर्ट में जो दाखिल होता है उसे हम रिट के माध्यम से कह सकते हैं। पीआईएल जैसी व्यवस्था होती है वो भी है, लेकिन वो अलग होगी। सो पीआईएल को बाय एनी इंस्टीट्यूशन एनी पर्सन, कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है? दाखिला दे सकता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनी पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन, ठीक, बाय द मेंबर ऑफ इंडियन पार्ट। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? Recently, which state government has approved the construction of the 16 megawatt of the new Anpara e-power project in the state?
हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1600 मेगावाट की नई अनपरा के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? राज्य में ई पावर परियोजना है। तो मित्रों अगर हम बात करें 1600 मेगावाट नई अनपरा बिजली का जो उद्देश्य है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इस परियोजना में राज्य ने मंजूरी दी है। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य ने मंजूरी दी है। अच्छा, इसमें जो सपोर्ट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो रिलायंस है। कौन है? रिलायंस जो है इसको सपोर्ट करने वाला ही सेक्टर है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सो यूपी इज अ करेक्ट आंसर। जो भी विद्यार्थी हमारे यूपी के साथ में जा रहे हैं, यूपी जिन्होंने आंसर इसका किया है, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज नो मिस्टेक, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है where was the National Institute of the Pharmaceutical Education and Research NIPER inaugurated? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सूरत जो कि गुजरात में है, गांधीनगर गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है, राजकोट गुजरात में है। आपको बताना है 1, 2, 3, 4 इन चारों में से क्या सही है, कौन सा करेक्ट है, उसी पे कोई आप पे चर्चा करनी है, यह बताना है। सो मित्रों अगर हम बात करते हैं क्या कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है, इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। आइए देखें इसका करेक्ट आंसर क्या है मित्रों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में NIPER अहमदाबाद में अभी इसका इनॉग्रेशन किया गया है। इनॉग्रेशन किया गया है, याद रखें। सो क्या करेक्ट आंसर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कभी भी आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा अहमदाबाद में साबरमती नदी बहती है। यहीं पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी, मोटेरा भी सबसे बड़ा बना हुआ है। ठीक है, ये बात भी स्पष्ट होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन कहता है विच स्टेट गवर्नमेंट इज इंडिया हैज अप्रूव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफ द पॉलिसी 2023 फॉर द FDI फॉर्च्यून 500 कंपनीज। भारत के किस राज्य सरकार ने FDI फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी दी है? भारत सरकार के किस राज्य ने? यहाँ कह रहा है कि भारत सरकार के किस राज्य के द्वारा FDI के फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है बिहार है, नंबर 2 है उत्तर प्रदेश है, नंबर 3 झारखंड है, नंबर 4 मध्य प्रदेश है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 FDI के लिए 500 कंपनियों को न्योता देने की बात करता है? सो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में आपने देखा था इन्वेस्टर समिट की मीटिंग हुई थी। इन्वेस्टर समिट की मीटिंग हुई थी जिसमें 2023 में कई सौ करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था। ठीक है। अच्छा, इन इन्वेस्टमेंट के अंदर भी बहुत ढेर सारे PMKVY स्किल के अंतर्गत और UPSTM के स्किल के अंतर्गत बहुत ढेर सारी 500 अधिक कंपनियों ने क्या किया था? इन्वेस्टमेंट करके अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार देने का मौका उपलब्ध कराया था। तो ये व्यवस्था थी। तो इसके लिए सबसे पहले कौन? उत्तर प्रदेश सरकार है। और ये कहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये व्यवस्थाओं को किया गया। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सो यूपी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो भी विद्यार्थी हमारे यूपी कह रहे थे वो बिल्कुल जो है करेक्ट कह रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है। Which institution of the Uttar Pradesh has recently developed the gasoline compression ignition engine technology? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने गैसोलीन कंप्रेशन अग्निशमन इंजन तकनीकी विकसित की है? देखिए बात करते हैं अग्निशमन गैसोलीन कंप्रेशन इंजन तकनीकी।
विकसित करने वाला कौन सा राज्य है? आपके सामने ऑप्शन है, IIT BHU है, IIT कानपुर है, AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। सो मित्रों क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो हम इसकी बात करते हैं गैसोलीन कंप्रेशन की। किसकी बात करते हैं? गैसोलीन कंप्रेशन इग्निशन, गैसोलीन कंप्रेशन इग्निशन इंजन को तैयार करने वाला जो हिस्सा है वो माना गया है IIT कानपुर। सो इसमें IIT कानपुर अगर दिख रहा है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है IIT कानपुर। सो मित्रों क्या हो जाएगा? IIT कानपुर। IIT कानपुर ने अभी हाल ही में गैसोलीन कंप्रेशन इंजन की तकनीकी को बनाने का काम किया है। इसके अंतर्गत हम ये कहेंगे कि आप चूंकि ईवी प्रोडक्ट को ज्यादा लायबल कर रहे हैं लोग, तो इस आधार पे इसकी भी कंडीशंस को ज्यादा देखा जा रहा है। ठीक है, सो अब बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, अगर हम वायु सर्वेक्षण की बात करते हैं मित्रों, अगर हम बात करते हैं वायु सर्वेक्षण की, तो वायु सर्वेक्षण में और स्वच्छता में हमेशा जो प्रथम स्थान मिला है वो हमारे मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले को रहा है। और अगर हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश का जिला है जिसका नाम है आगरा जिला, आगरा जिला को मिला है। अच्छा, एक और बात कहेंगे, दूसरे नंबर पर ही महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, जैसे आपने कभी सुना हो ठाणे, तो महाराष्ट्र का एक क्षेत्र ठाणे भी है। तो ठाणे भी है, तो आगरा भी है बच्चे, आगरा भी है, ठाणे भी है और ये भी है। सो ऐसे में जो भी विद्यार्थी हमारे बताना चाहते हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देयर इज नो मिस्टेक। तो क्या है करेक्ट बच्चे? करेक्ट की बात करेंगे तो आगरा हो जाएगा। आगरा क्या है? सेकंड पोजीशन पर आ रहा है आगरा। सो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आगरा क्या है बच्चे? आगरा जो है सेकंड पोजीशन प्राप्त किया है। अच्छा, किस कंडीशन में प्राप्त किया है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश के विकसित क्षेत्रों में आगरा को सेकंड पोजीशन मिली है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं, ये जो है बच्चे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन अ नारी शक्ति वंदन एक्ट? किस संवैधानिक संशोधन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था या उसमें संशोधन हुआ था? तो आपके सामने जैसा कि दिख रहा है 103 है, 104 है, 105 है या 106 है। सो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 106 है। आइए समझे, 106 106वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था ये। इसके अंतर्गत अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 339 ए में 339 ए के अंतर्गत महिलाओं को निर्वाचन में आरक्षण के विषयों की बात कही गई है। सो ये जो पॉइंट है मित्रों, ये जो पॉइंट है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे हैं। 106 संविधान संशोधन अनुच्छेद 339 से महिलाओं के आरक्षण के विषयों के लिए चर्चा की गई। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 106। जो भी विद्यार्थी हमारे 106 पे जा रहे हैं वो बिल्कुल जो है करेक्ट कह रहे हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 106 हो जाएगा। ओके मित्रों, तो यहाँ तक की बातें स्पष्ट है, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। सो अब यहाँ आज का ये एपिसोड अगर मैं कहूँ 29 जो है यूपी कांस्टेबल एसटी कंप्लीट हो चुकी है। बच्चे अगली बार हम जो है 30 नंबर एसटी लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल।